ओके, सो थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल देख के ही आप आए होंगे, नहीं आए तो मैं बता दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आपकी प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चन पेपर से ली गई थी। ये प्रॉब्लम रिलेटेड है आपकी कंटूर इंटीग्रेशन से। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हो सकता है आपसे इस हेडिंग में पूछा गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चन है आपका। मैंने इसके बेस पे कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, स्टेप समझ सकते हो, प्रोसीजर क्या है वो भी समझ सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की, कि कैसे स्टेप को फॉलो कर करके इस प्रॉब्लम को हम लोग विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो। पहला काम आपको क्या है, देखना है कि ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है या नहीं है। उसके लिए आपको लिमिट चेक करनी है, -∞ से इन्फिनिटी वाली चीज़। तो आपने देखा हाँ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। फिर आपको देखना है क्या पी क्यू और क्यू एक्स का ये रैशनल फंक्शन प्रेजेंट है। हाँ है, ये पी एक्स का फंक्शन है और ये आपका क्यू एक्स वाला फंक्शन है, तो ये रेशनल फंक्शन भी प्रेजेंट है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे देखा कि आपने साइन का फैक्टर मल्टीप्लाई है, साइन का फैक्टर मल्टीप्लाई है, मतलब ये टाइप और ये टाइप मैच हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए आपको क्या सबसे पहले करना क्या है कि पहले तो आपको एक कंडीशन चेक कर लेनी है। कैसे कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, रेशनल जो फंक्शन है आपके उनकी वैल्यू अगर आंसर में 0 आ रही तो समझ जाना कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। अगर ऐसा नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो देखा मैंने कि पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू आ रही एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू आ रही दिस x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब मैं लिमिट निकालता हूँ तो ऊपर से x कॉमन निकाला, नीचे से x² कॉमन निकाला, तो x⁴ आएगा कॉमन, x कैंसिल तो x³ बचा। यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी तो 1/∞ 0, ठीक है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अब आपको स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपका जो फंक्शन है इस तरीके का, उसको आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन और कॉस अगर प्रेजेंट है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल में देख लेते हैं। यहाँ से हमको पता है कि यूलर फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, e⁻i⁻θ = होता है cos θ + i sin θ। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो यह sin x है, sin x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻i⁻x, और sin x को लिख सकते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट, है ना। ये आप लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बात तो सेम ही है, ठीक है ना। अब करना क्या है कि इसको आपको इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करके जो भी आंसर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट आपको कंसीडर कर लेना है, इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं भाई, देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में ही आपको दूसरी चीज़ क्या करनी थी कि जो x का फंक्शन है उसको z में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि ये पूरा फंक्शन जो है वो x का है, इसमें x की जगह अगर z पुट करूँगा तो ये z का फंक्शन बन जाएगा, जिसको बोला गया हमने fz। तो fz हमारा ये निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि इस fz के आपको सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं। सिंगुलर पॉइंट्स निकाला, सिंगुलर पॉइंट कौन से होते हैं? जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। और डिफाइन कहाँ नहीं होगा? ये वाला पार्ट अगर 0 के बराबर है तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट 0 किस किस पॉइंट्स पर है? वो सारे पॉइंट्स होंगे सिंगुलर पॉइंट्स। ओके, नाउ अब आप देख लीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर z² + 1 है, इसको अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो यहाँ से z की जो वैल्यू आ रही वो आ रही ±i। कैसे? z² उस साइड जाएगा -1, इसका आप लोग देखोगे, इसको लिख सकते हैं i², यहाँ से रूट जाएगा तो आएगा ±i। तो आपके पास z की कितनी वैल्यू आ रही है भाई? i-i। ठीक है। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या करना था? स्टेप 3 कंप्लीट करने से पहले या जाने से पहले हमको देखना था कि ये जो z1 और z2 है, इसको z1 नाम दे दो, इसको z2 नाम दे दो। ये लाई कहाँ कर रहे? तो हमारा जो कंटूर है, मेरे को पता है कंटूर कैसा होता था, ये अपर हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दोनों पॉइंट्स आपको इसमें डिनोट करना कि होंगे कहाँ पर। तो जब मैं इनको इस कंटूर में डिनोट करता हूँ आयोटा और -i को, आपको पता है कि यहाँ पर आयोटा है जो इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं। रियल पार्ट क्या है? 0 है। तो अगर रियल पार्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी वाली एक्सेस पे लाई करेंगे, तो यहाँ पे लाई गया पॉजिटिव वाला आयोटा, यहाँ लाई गया -i। ठीक है। अब आपको देख लेना है कि कौन सा पार्ट अंदर है। तो ये वाला पार्ट अंदर है, मतलब कह सकते हैं कि ये वाला हमारा जो पोल है वो अंदर लाई कर रहा है, ये वाला पोल बाहर लाई कर रहा है। तो कंसीडर कौन सा करना है? ये वाला। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर की, कि ये जो z1 की वैल्यू i है वो कहाँ से आई है। तो मैंने देखा था कि जो z1 है आयोटा, वो वैल्यू आई है किससे?
इस वाले ब्रैकेट से, है ना। और इस वाले ब्रैकेट की पावर कितनी है, 2 है। तो हमारा जो ये आयोटा है ये एक पोल है और इस पोल का ऑर्डर क्या है, 2 है। अभी ऑर्डर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको रेसिड्यू निकालना है, और रेसिड्यू अगर निकालना है तो उसके लिए हमको पोल का ऑर्डर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहली बात तो स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया था, और ये भी देख लिया कौन कौन से पॉइंट्स अंदर हैं, उनको कंसीडर करना है, दूसरों को नेगलेक्ट कर देना। तो मैंने इस वाले को नेगलेक्ट कर दिया। अब हमारा इस पे बात आ गई, तो इस पर हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमको निकालना है रेसिड्यू ऑफ FZ एट Z1, जिसकी वैल्यू आयोटा। FZ का अगर रेसिड्यू निकालना है तो इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर आया था कितना, n की वैल्यू 2। अब आपको पता है कि अगर nth ऑर्डर का पोल है तो FZ का जो रेसिड्यू है उसकी वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। लिमिट z टेंस टू Z0 1/n-1 फैक्टोरियल d की पावर n-1 डिवाइडेड बाई del z n-1, और यहाँ पर सेम चीज़। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि n की वैल्यू 2 है, तो अगर इस फॉर्मूले में 2 रखोगे तो आंसर आ जाएगा ये, है ना। तो इसको मैंने वही पुट किया यहाँ पे। लिमिट z टेंस टू Z1 1, यहाँ पे 2 डाला तो 1 आ जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालूंगा तो dy/dz एक बार डिफ्रेंशिएशन। अगर यही चीज़ थर्ड ऑर्डर की होती तो यहाँ पे 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, और फैक्टोरियल में क्या आ जाता, 2 फैक्टोरियल आ जाता। तो वो चेक कर लीजिएगा आपका ऑर्डर कितना है। तो जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे ऑर्डर 2 मिला, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन मिला वो कुछ इस तरीके का मिला। मतलब करना क्या है कि FZ का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसमें Z की वैल्यू Z1 पुट कर देंगे। तो वही चीज़ करना भाई, पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो FZ की वैल्यू पुट की, ये आ गया आंसर। अब इसमें करना क्या है कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमको पता है कि Z² प्लस 1 को हम लोग इस तरीके से लिख लिया। स्क्वायर था, दोनों ब्रैकेट में स्क्वायर चला गया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा अंदर, ये वाला पार्ट अंदर बचा। अब करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लोग निकाल सकते हो रेशनल, मतलब P/Q के फॉर्म में है या U/B के फॉर्म में है, तो इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो नियम के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है इस वाले का स्क्वायर होता है, फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई में आता है और इसका डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे देख पा रहे हो 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, वो दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे U एंड B वाला रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे जब रूल लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके का। इसको फर्दर सॉल्व करोगे। अब ये सॉल्व आपको करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व आपको करना। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया कि Z की जगह 1 आयोटा पुट कर दिया। जब आयोटा पुट करोगे तो थोड़ा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, यहाँ से e की पावर आयोटा स्क्वायर निकालोगे कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा पूरा 0। बचेगा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट बचेगा। जब ये वाला पार्ट बचेगा तो यहाँ पे इतना 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 -1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो हाँ, +2 आयोटा आ जाएगा, राइट। देख लीजिए कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो आप, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। बाकी पार्ट आपका क्या है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे e की पावर कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे 2 आयोटा स्क्वायर है तो 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -2 -2 आयोटा सेम है। और यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर, वो 2 आयोटा की पावर 4 था, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 आयोटा तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये देख लीजिए आप कॉमन पार्ट आ रहा ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट इतना, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आई स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इतना। स्क्वायर करोगे ना तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 1/4 e की पावर -1। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। हमको पता है कि ये जो पॉइंट्स थे हमारे सिंगुलर पॉइंट या पोल थे, वो अंदर लाई कर रहे थे, इसलिए कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई आयोटा वाला। अंदर क्या लिखना है, रेसिड्यू के समेशन। अब एक ही रेसिड्यू था तो इसकी वैल्यू 1/4 लिख दिया मैंने, आंसर आ गया ये। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट स्टेप में कि आपको वैल्यू तो निकालनी थी साइन वाले टर्म की, है ना, साइन अल्फा एक्स वाले की। आपने ये वैल्यू किसकी निकाली, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स की। तो आपको पता है साइन वाला अगर टर्म कंसीडर करना है तो इसका जो वैल्यू आई उसका क्या पार्ट लेना पड़ेगा, कौन सा, इमेजिनरी वाला पार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा π/2e, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट होती है विद इन 9 या 10 मिनट्स में।
और ये 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर कोई पार्ट कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। सारे टाइप्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं, एक एक टाइप आप देख लीजिएगा। 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करती रहिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। पेपर अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट अगेन।